आईवीएफ एक्चुअली जितना मिथ है लोगों का कि बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम से शादी करिए, टाइम से बच्चा पैदा करिए। प्लीज डोंट प्लान ईच एंड एवरीथिंग। हर दंपत्ति की एक ख्वाहिश होती है कि उनके घर में किलकारी गूंजे, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ और दिक्कतें आती हैं जिस वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन पाते, माँ बाप नहीं बन पाते, बच्चों का सुकून को नहीं मिलता। इसके लिए साइंस आगे आई, उसने आईवीएफ कह जान के। तो आईवीएफ क्या होती है, किस तरीके से उसमें होता है, किस तरह से बच्चे को कंसीव करते हैं, ये पूरी बात समझे कि डॉक्टर सुजा चंद्रा से, जानी मानी गायकोलॉजिस्ट है और एक 3 दशक से आईवीएफ सेंटर उनका लखनऊ में चल रहा है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है आपका सवाल लाइव में। पहला सवाल तो मैडम यही है कि जो आईवीएफ है वो उसका प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे इस संवाद में इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फॉर लास्ट 30 years एट राजेंद्र नगर हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर लखनऊ। तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि आईवीएफ क्या है। पहले इस प्रक्रिया के बारे में बताइए। और आपने जैसा कि कहा कि हर दंपत्ति की ख्वाहिश होती है, मुझे लगता है हर परिवार की ख्वाहिश होती है कि उनके घर आंगन में एक छोटा सा बच्चा आए और उनका परिवार पूरा हो। तो बच्चे की ख्वाहिश खाली पेरेंट्स की नहीं होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की भी, जो उनके घर में लोग हैं उनको भी होता है कि भाई मेरे बच्चे के यहाँ बच्चा होना चाहिए, हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि सारी कोशिशों के बाद भी बच्चा नहीं हो पाता है और तब दंपति थोड़ा मायूस हो जाते हैं और तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। और डॉक्टर के पास आने के बाद यदि कुछ ऐसी वजह होती है जिसमें ये होता है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं आ पाएगी या नॉर्मल प्रेगनेंसी आने में ज्यादा टाइम लगेगा, तब आईवीएफ की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया एक सिंपल प्रक्रिया है जिसमें लेडी से यानी कि वाइफ से एग्स लिए जाते हैं, हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं, दोनों को निषेचित करा के भ्रूण तैयार करते हैं और उस भ्रूण को हम लोग डायरेक्ट गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है उसमें एक ओवम पिकअप होता है, दूसरा हस्बैंड को सीमेन देना होता है, मिला के फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं एंड देन वी डू एम्ब्रियो ट्रांसफर इन द यूट्रस। दिस इज होल प्रक्रिया। इसके बारे में कुछ एक दो चीजें और बताती हूँ। आईवीएफ एक्चुअली जितना मिथ है लोगों का कि बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ इंजेक्शन 10-12 दिन के लगाए जाते हैं आपके अंडे बनाने के लिए। उसके बाद जो पिकअप की प्रक्रिया है वो बेहोशी में होती है, जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो आराम से होती है, उसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती है, एकदम टोटली पेनलेस है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। इसके अलावा कोई खतरा आपको नहीं है किसी भी तरीके का, कोई टाका चीरा ऑपरेशन नहीं इन्वॉल्व है और आपको अस्पताल में 2-4-6 दिन के लिए भर्ती नहीं होना है। इंजेक्शन आप अपने घर पे लगा सकते हैं। पिकअप के लिए आप मुश्किल से 2-3 घंटे के लिए आते हैं और जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर है तब भी आपको 1 से 2 घंटे के लिए अस्पताल में आना होता है। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ होती है कि इन द केस अगर नेचुरली मदर कंसीव नहीं कर पाती है तब क्या आईवीएफ उसके लिए मुनासिब है? तो ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट्स को, सारे कपल्स को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में करीब करीब 15 से 20% जो कपिल है उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि किसी भी वजह से यदि 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं बच्चा ट्राई करते हुए, उम्र 35 से ज्यादा है और यदि उम्र 35 से कम है तो हम 1 साल का समय लेते हैं जिसमें उन्होंने कभी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज किया है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो पहले हम कुछ बेसिक से टेस्ट करते हैं, जैसे कि हस्बैंड के सीमेन की जांच, औरत के कुछ हार्मोन्स की जांच, नलियों की जांच और अंडे की जांच की अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। करीब करीब 20 से 30% सिर्फ इस प्रक्रिया में ही, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में ही कंसीव कर जाते हैं। उसके आगे वाले जो 20 से 30% है वो कुछ दवा से कंसीव कर जाते हैं, जिसमें उनको फर्टाइल पीरियड के बारे में बताया जाता है कि भाई ये आपका समय है जिसमें सबसे ज्यादा है कि आप कंसीव कर सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। कई बार हस्बैंड कहीं है, वाइफ कहीं है, समय नहीं है, दोनों बहुत दूर दूर काम कर रहे हैं, तो उस समय यदि उनको फर्टाइल पीरियड के बारे में पता है और वो उस समय में साथ में रहते हैं तो प्रेगनेंसी आ जाती है। फिर उसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है।
ऐसे पेशेंट्स में IUI कर सकते हैं, जिसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। हस्बैंड का सीमेन लेके वाइफ में डायरेक्ट डाल देते हैं, इसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी डबल हो जाते हैं एंड इट इज वेरी नेचुरल। कोई IVF जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। लास्ट में आता है IVF, जहां पर दोनों नली बंद है या एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उम्र ज्यादा है, अंडे बहुत कम है, हस्बैंड वाइफ बहुत दूर दूर है, टाइम बिल्कुल नहीं है दोनों के पास, बहुत कम टाइम है, महीना 2 महीने का। तो IVF में टाइम टू प्रेगनेंसी जो है वो सबसे कम है। फास्टेस्ट प्रेगनेंसी इज इन IVF। लेकिन जो ये मिथ है कि जितने लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उनको IVF की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग आप ये मान के चलिए कि यदि आपके पास 100 इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं तो 70 पेशेंट 80 पेशेंट्स सारे आपकी बाकी ट्रीटमेंट से ही कंसीव कर जाएंगे। सिर्फ 15 से 20% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको IVF की जरूरत होगी। एज को लेकर भी कुछ गाइडेंस है उसमें, जैसे कि आप 45 प्लस है या 50 प्लस है, क्या वो भी IVF की ट्रीटमेंट ले सकते हैं? ओके, तो अभी जो हमारी सरकार ने नई ART गाइडलाइंस इशू की है, जारी की है, उसके हिसाब से औरत की उम्र 50 के अंदर होनी चाहिए और आदमी की उम्र 55 के अंदर होनी चाहिए। यदि 50 से ज्यादा है औरत की उम्र या आदमी 55 से ज्यादा है तो IVF की प्रक्रिया नहीं अपना सकते। एक चीज और चला है कि जो आज की यूथ जो है वो करियर ओरिएंटेड है, तो अक्सर वो चीज प्लान करता है। वो प्लान करता नहीं, अभी शादी हुई, 30 की उम्र में शादी हुई, 35 की उम्र में शादी हुई, नहीं हम 5 साल बच्चा प्लान करेंगे। तो एक कंडीशन क्या सही होती है, क्योंकि चीजें जो आपकी उम्र बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कंसीव करने की चांसेस कम होते जाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी डेवलप हुई है करियर ओरिएंटेड जनरेशन में, वो कितना सही आती होती है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो देखिए, कैरियर ओरिएंटेड होना तो अच्छी बात है और आजकल वुमेन भी उतनी ही कैरियर ओरिएंटेड है जितने मेन है। एंड आई थिंक इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। मैं यदि आज से 20 साल पहले की बात करूं तो जो औरत की इज्जत थी घर में या सोसाइटी में, उससे आज बहुत ज्यादा हो गई है। वो शायद इसीलिए बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर डूइंग एट पार, मतलब वो वहीं पर उतना ही काम कर रही है जितना मेल्स काम करते हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि औरत कैरियर और फैमिली के बीच में फंस के रह गई है। आदमी के पास तो एक ही काम है, कैरियर, पर औरत के पास 3 फ्रंट होते हैं, एक फैमिली फ्रंट, एक ऑफिस का फ्रंट और एक बच्चा पैदा करने का फ्रंट। मतलब उसे घर का काम भी करना है, उसको ऑफिस भी जाना है और उसको बच्चा पैदा करने का भी टेंशन है। तो अभी जो ये है कि कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है, वो थोड़ा सा इसमें उलझ के रह गई है कि पहले हम शादी करें या हम अभी शादी ना करें। एक तो शादी बहुत लेट कर रही है, शादी करती है तो बच्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी इसको प्लान करना है। तो ये प्लानिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, हर चीज बहुत प्लान वे में करना चाहते हैं। तो ये मेरा एक संदेश है आजकल की यूथ को, आजकल की यंग जनरेशन को, हर चीज प्लान नहीं होती है। यू कैन नॉट प्लान ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, प्लीज डू इट एज इट कम्स। आई मीन, यू आर गेटिंग मैरिड लेट, सो प्लान योर बेबी अर्ली। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी टीचर समझाती थी कि 30 के अंदर एक बच्चा जरूर हो जाना चाहिए। अब हम लोग बोलते हैं भैया 34 तक एक बच्चा पैदा कर लो, 35 तक नहीं आना चाहिए। तो सोचो हम लोग 4-5 साल तो हम लोग खुद ही आगे बढ़ गए। बट अभी क्या हो गया है कि शादी ही 34-35 पे करते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर अभी में बच्चा नहीं चाहिए। और अब क्या ट्रेंड हो गया है गूगल पे देख के कि डॉक्टर मेरे एग फ्रीज कर लीजिए। प्लीज, दिस इज नॉट फॉर यू, नॉट फॉर एवरीवन। एग फ्रीजिंग इज फॉर समवन जो किसी वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, या जिनको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना है, या जिसको किसी और ट्रीटमेंट के लिए जाना है, जिनकी फैमिली में कुछ वाकई इतनी मुश्किलें हैं कि वो अभी शादी ही नहीं कर सकते हैं। वो तो ठीक है कि अपने प्रिजर्व कराएं जिससे कि उनको आगे अपने एक्स मिल पाए प्रेगनेंसी के लिए। बट फॉर माय ऑल यंग जनरेशंस, एग फ्रीजिंग इज नॉट ए सर्टिफिकेट दैट यू विल कंसीव व्हेनेवर यू वांट। नो, एग फ्रीजिंग is actually done for those who need it. Not everybody needs it. Okay? So, टाइम से शादी करिए, टाइम से बच्चा पैदा करिए। प्लीज डोंट प्लान ईच एंड एवरीथिंग। नहीं, एक चीज प्लानिंग और अब करने लगे हैं, वो ये है कि टाइम ही तय करने लगे हैं। डॉक्टर पास जाते हैं, वो मालूम है कितने बजे उनको बच्चा चाहिए, अलग अलग बजे से। तो कहते हैं कि हमको 6:05:24 बच्चा चाहिए। ये जो टाइम फ्रेम लेके लोग पहुंचते हैं आपके पास, डॉक्टर साहब हमको 6:20 से 6:25 के बीच में इस टाइम बताते हैं, वो कितना सही है कितना गलत है? तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल फिर से पूछा कि पहले तो प्रेगनेंसी बहुत प्लान होगी, उसके बाद जो बच्चा है मुझे इस डेट को
इस मंथ में इस डेट को प्लान ही वैसी होती है कि मुझे अप्रैल में डॉक्टर साहब बच्चा चाहिए, तो मुझे किस मंथ में कंसीव करना चाहिए। फिर अप्रैल की भी डेट फिक्स है, 20 अप्रैल को बच्चा चाहिए, फिर उसमें टाइम फिक्स होता है। आपने तो 5 मिनट का टाइम बताया, 6:20 से 6:25 पेशेंट्स वाकई ऐसी रिक्वेस्ट लेके आते हैं, डॉक्टर साहब 6:25 आप बताइए, पेशेंट्स को टेबल पे लेटाना है, एनेस्थीसिया देना है, बच्चा निकालना है, तो हाउ कैन यू एक्चुअली बी श्योर कि आप 24 सेकेंड पे भी बच्चा निकाल देंगे। तो ये और सुनिए कि मतलब कभी कभी बहुत ही मुश्किल होती है जब कहते हैं डॉक्टर हमारे पंडित ने बताया सुबह 4:10 पे बच्चा निकालना है। अब आप बताइए, इलेक्टिव केसेस जो आप प्लान कर रहे हैं वो आप क्यों अर्ली मॉर्निंग 4 बजे करेंगे? इसलिए नहीं कि मुझे अपनी नींद नहीं खराब करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए कि उस समय जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टाफ होती है वो कम होती है। तो इलेक्टिव केसेस जो है वो हमेशा मॉर्निंग आवर्स में करनी चाहिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, बिकॉज उस समय आप भी अटेंटिव होते हो और आपका स्टाफ भी पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होता है। और उस समय यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप डील कर सकते हो उसको। पर यदि दिन रात में आप 3 बजे, 4 बजे, ये सब है, यू आर रियली नॉट एबल टू डील विद इट। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है टू दिस जनरेशन। टाइम लीजिए, डेट लीजिए, पर ऐसा टाइम भी मत लीजिए जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज और, आईवीएफ की हम बात करते हैं तो बहुत कॉस्टली अफेयर भी है, सबकी बस की बात नहीं है। जो गरीब तबका है उसके बस का तो बिल्कुल 2 लाख 3 लाख एक डिलीवरी के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो क्या आने वाले वक्त में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी कि आईवीएफ फीस कईयों के रिजल्ट में आ जाए फाइनेंशियली वाइज? तो आईवीएफ एक्चुअली ये तो मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा कॉस्टली है, पर जैसे मैं रोज ही इतने सारे पेशेंट्स देखती हूँ और वो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइल लेके आते हैं जिसका कोई एक्चुअली मतलब नहीं होता है। यदि वही पैसा सही समय पे सही चीज पे लगा दिया जाए तो मुझे लगता है ये बहुत सस्ता पड़ेगा। होता क्या है कि वो बहुत सारा पैसा झाड़ फूंक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इन सब में खर्चा कर चुके होते हैं, और फिर जब ये होता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते तब आईवीएफ के लिए जाते हैं। तो आईवीएफ इज नॉट द लास्ट रिसोर्ट। आईवीएफ यदि आपके 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल निकल गया है तो एक बार आप जाके जरूर मिलिए एआरटी स्पेशलिस्ट से कि क्या मुझे आईवीएफ की जरूरत है या मुझे और किसी तरह से भी बच्चा हो सकता है। तो एक तो ये कि कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा थी, अब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। अब वाकई यदि आपके पास 10 पेशेंट्स आते हैं कि जिनको आईवीएफ की जरूरत है तो 6 अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, 4 को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एक और चीज है कि सरकार ने बाकी बहुत सारी चीजों के लिए आई मीन लोगों को एड्स दे रखी है और हेल्थ बेनिफिट्स दे रखे हैं, पर आईवीएफ अभी भी सरकार की योजनाओं में कहीं नहीं है। तो ये सरकार से गुजारिश है कि जिसको बच्चा नहीं है उसकी जरूरत को भी समझें और इसको अपनी योजनाओं में शामिल करें, जिससे जो हमारा अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, जो गरीब तबका है, जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको भी बच्चा हो, क्योंकि बच्चा होना सबके लिए जरूरी है। मतलब इनफर्टिलिटी डज नॉट सी रिच और पुअर पीपल, ओके? तो पुअर लोगों को भी, गरीब लोगों को भी उतना ही हक है एक बच्चा करने का जितना अमीर लोगों को। अगर हम आईवीएफ की बात करें और नॉर्मल कंसीव जो बच्चा महिला करती है उसकी बात करें तो इस पूरे प्रोसेस में क्या फर्क होता है, यानी कि जो उसकी दिनचर्या होती है कितनी बदली होती है? अच्छा, तो देखिए, ऐसा है कि जब पेशेंट्स आईवीएफ कराते हैं तो उनके घर वाले जरूरत से ज्यादा सावधान हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं। पर विश्वास करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आईवीएफ वाले पेशेंट को रेस्ट की जरूरत होती है, काम पे से छुट्टी की जरूरत होती है, वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रेगनेंसी है, किसी भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जिसने नॉर्मल कंसीव किया है उसको भी और जिसने आईवीएफ कराया है उसको। प्रेगनेंसी में जैसे ब्लीडिंग हो गई, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, कुछ भी इस तरीके का है तो उसको रेस्ट की जरूरत होगी, फिर वो चाहे आईवीएफ से कंसीव हो और चाहे वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो। तो ये भी एक बहुत जरूरी संदेश है सबके लिए कि जिन्होंने आईवीएफ कराया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको 100% बेड रेस्ट करना है। आईवीएफ डज नॉट मीन बेड रेस्ट, बल्कि वो गलत है। उससे बच्चे पे खराब इफेक्ट पड़ेगा, माँ पे खराब इफेक्ट पड़ेगा, खून में थक्के जमने लगते हैं, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। आईवीएफ कराने का नुकसान कोई है, साइड इफेक्ट? अच्छा, तो आईवीएफ का ऐसा देखिए, साइड इफेक्ट ये है कि आपको कुछ इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं,
दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, हार्मोन्स लेने पड़ते हैं। कभी कभी उन हार्मोन्स की वजह से लिवर में एंजाइम बढ़ने लगते हैं, जो आपको पता चल जाता है और आप बंद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो इंजेक्शन है उनका थोड़ा पेन होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में उतने इंजेक्शन लगाए नहीं जाते हैं। और तीसरा ये है कि क्योंकि आपने आईवीएफ कराया हुआ है, तो घर वाले जो ओवर पजेसिव होते हैं और ज्यादा सावधान रहते हैं, मुझे लगता है उनको अपना माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज खतरा कुछ नहीं है आईवीएफ से। सक्सेस रेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम सक्सेस रेट की बात करें, तो यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, 1978 में सबसे पहला आईवीएफ का बेबी पैदा हुआ था, लुई ब्राउन। आज वो भी एक बच्चे की माँ है। तो उस समय से यदि हम अभी की सक्सेस की बात करें, तो वी आर अराउंड 40% कैरी होम बेबी रेट। देखिए, सक्सेस की बात तो यदि है तो 60-70% भी बताते हैं, लेकिन यदि हम बच्चा घर ले जाने की बात करें, जैसे प्रेगनेंसी आई और वो दूसरे महीने में खराब हो गई, छठे महीने में खराब हो गई, तो पेशेंट के लिए तो बच्चा नहीं मिला ना उसको। यदि हम कैरी होम बेबी रेट की बात करें, तो दैट इज स्टिल अराउंड 35-40%। एवरी डे नई टेक्निक्स आ रही है, एवरी डे रिजल्ट्स आर इम्प्रूविंग, एंड वी आर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड टू गिव बेटर रिजल्ट्स एवरी डे। अब हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर लेते हैं। तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है और या यूं कहिए परसेप्शन है कि जो अस्पताल है या फिर जो जहाँ भी डिलीवरी होती है, वो डॉक्टर इंसिस्ट करते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, वो सिजेरियन पर ही जोर देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी पर जोर नहीं देते। वजह क्या है? फाइनेंशियली क्या? ये भी मुझे आपको बताना है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर अस्पतालों में लगभग सेम फीस है। यदि आप सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी का रेट सरकारी अस्पतालों में या पब्लिक सेक्टर में भी जाके देखें, तो वो भी बढ़ ही गया है। क्यों? क्योंकि समहाउ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गए हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 40 साल के आसपास, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, ट्विंस है, प्लेसेंटा प्रीविया है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, उल्टा बच्चा है, बेड़ा बच्चा है, उसमें हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं। अब दूसरी चीज आती है कि पेशेंट्स बिल्कुल पेन नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। उनको होता है कि हमको बिल्कुल पेनलेस डिलीवरी चाहिए, और गूगल पे इतना पढ़ के आते हैं कि डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत पेन होता है, मुझे उतना पेन झेलना ही नहीं है। उसके लिए उनको अच्छे से काउंसिल किया जाता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। पेशेंट्स को जब पेन आने लगते हैं, तो उनकी मम्मी और सास, उनको बहुत खराब लगता है कि मेरी बेटी को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। बीच में ही कहना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बेटी इतना पेन नहीं झेल पाएगी, प्लीज ऑपरेशन कर दीजिए। पर जो पेशेंट डिटर्मिन्ड है कि मुझे नॉर्मल कराना है, वो कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर और पेशेंट दोनों का कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली डॉक्टर नहीं कर सकता अनलेस द पेशेंट इज रेडी। तो ये हमारा काम है कि हम उसको 9 महीने तैयार करें। यस, यू कैन डिलीवर नॉर्मली, कोई मुश्किल नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवर नहीं कर सकते। आखिरी सवाल ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या हो सकती है आईवीएफ से? मतलब आज माँ बनी, 4 साल बाद 5 साल बाद दोबारा वो माँ बन सकती है आईवीएफ के जरिए? Yes. तो मल्टीपल प्रेगनेंसी एक ये भी है कि ट्विन प्रेगनेंसी ज्यादा होती है आईवीएफ में। तो नॉर्मली यदि प्रेगनेंसी ट्विंस 6% 10% होती है, तो आईवीएफ में करीब करीब 22 से 24% चांस है कि ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। अब दूसरी मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करें कि क्या उनको एक बार यदि आईवीएफ से बच्चा पैदा हुआ है तो दोबारा आईवीएफ ही कराना पड़ेगा या नॉर्मल? तो मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है पेशेंट्स की, जिनका पहला आईवीएफ से हुआ है और दूसरा उन्होंने नॉर्मल डिलीवर किया है। ऐसी दूसरी लिस्ट है जिन्होंने पहले एक बच्चा पैदा किया और अब दूसरा बच्चा पैदा कर रहे हैं आईवीएफ से। ठीक है, तो वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पर बिलीव मी, मतलब इससे लॉन्ग लिस्ट जहां पर पहला बच्चा आईवीएफ से हुआ है और दूसरा अपने आप नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है। और वो शायद इसलिए कि जो एक टेंशन है ना, उनकी स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है, वो भूल जाते हैं बच्चा होगा कि नहीं होगा, एंड सडनली दे कम विद प्रेगनेंसी, और विश्वास भी नहीं करते कि मैडम मुझे प्रेगनेंसी हो गई। अब ये आपने अच्छा था, सवाल ये भी था कि ट्विंस और ट्रिपलेट बहुत ज्यादा आईवीएफ होते हैं। कहीं भी होता है, एक मशहूर डॉक्टर है वो ट्रिपलेट, तो लोग आईवीएफ से हुआ होगा मान लेते। तो क्या वजह क्या है कि जब आईवीएफ आते तो जब तो आईवीएफ में ज्यादातर 2 या 3 भ्रूण ट्रांसफर करते हैं, उसकी वजह से ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं। पर अब एक्चुअली पेशेंट्स से बात करके, उनको काउंसिल करके, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि एक भ्रूण ट्रांसफर करें और एक ही बच्चा हो, बहुत बेहतर तो क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए यही ज्यादा अच्छा है कि सिंगल बच्चा पैदा होना चाहिए। सवाल से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे डॉक्टर सुधा चंद्रन, इनका साफ तौर पे करना है कि आप प्लान बिल्कुल करिए, लेकिन
जब फैमिली बढ़ाने की बात हो, बच्चे की बात हो, तो बिल्कुल प्लान मत करिए। कुछ चीजें प्लानिंग के लिए भी अच्छा होता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी और पूरे परिवार के लिए भी। तो अभी के लिए बस नहीं, बहुत जल्द एक नए सेट के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर सामने होऊंगा क्या आपके सामने। तब तक की इजाजत, नमस्कार।